दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 45वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 31 जनवरी को 9 बजे से 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल मिक्सचर का है। सवाल आपको कह रहा है एक बर्तन में 36 लीटर पानी है। इस बर्तन से 6 लीटर सामग्री निकाल ली गई और उसे तेल से प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह प्रक्रिया दो बार दोहराई गई। बर्तन के अंदर कितना पानी बचा? ठीक है। अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, एक मैंने फॉर्मूले से बताया था, एक सवाल इसके पहले आ चुका है, एक मैंने फॉर्मूले से बताया था, एक मैंने डायरेक्ट बताया। मान लीजिए कि अगर कहीं पर x लीटर मिश्रण है, मिश्रण कितने लीटर है? x लीटर। अगर a लीटर निकाला जाए, a लीटर निकाला और a बार निकाला, सॉरी n बार निकाला, a लीटर निकाला और n बार निकाला, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है x इंटू 1 माइनस a अपॉन x टू द पावर n। अगर मैं इससे लगाऊं तो यहां पर देखिए x की वैल्यू कितनी दी गई है? 36। इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 2। अब आप रख दीजिए तो 36 गुणे 1 माइनस 6 बटे 36, काट लेंगे 1 और 6, और कितनी बार दोहराई गई है ये क्रिया? 2 बार। तो ये 6 1 5 बटे 6 हो जाएगी। तो 36 गुणे 5 बटे 6 गुणे 5 बटे 6, 6 6 हम 36, 5 25, उत्तर हो जाएगा 25 लीटर। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है। एक तरीका मैंने और आपको बताया था जिसमें फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना। 36 लीटर था, 6 निकाल लिया, बचा कितना? 30, फिर 6 मिला दिया, हो गया 36, फिर 6 निकाल लिया, हो गया 30, फिर 6 मिला दिया, हो गया 36। ये 5, ये 6, ये 5, ये 6, 6 6 हम 36, 5 25, उत्तर कितना हो जाएगा? 25। अब अगर इसी में आपसे ये पूछ लिया गया होता कि तेल कितना है, सीधी सी बात है, मिश्रण अभी भी 36 लीटर है, उसमें अगर पानी 25 लीटर है, मतलब तेल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 11 लीटर। ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 15 है, उनका HCF और LCM 3 और 18 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। जब मैं दो संख्याओं की बात करता हूं, अगर मान लीजिए मैं एक को a मान लूं और एक को b मान लूं, तो इसके जो व्युत्क्रम हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1/a प्लस 1/b। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ab और ऊपर हो जाएगा a प्लस, मतलब दोनों संख्याओं का योग बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। और दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, ये बराबर कितना होता है? ये बराबर होता है HCF और गुणे यही तो होता है। अब योग तो आपको पहले ही दिया हुआ है। योग आपको कितना दिया हुआ है? ये कितना दिया हुआ है? योग दिया हुआ है 15। HCF आपको कितना दिया हुआ है? 3। और LCM आपको कितना दिया हुआ? 18। 3 5 15, मतलब उत्तर हो जाएगा 5/18। यही आपके सवाल का जवाब है। क्या गड़बड़ हो गई? 5/10 ये तो हो ही नहीं सकता, ये 18 ही होगा। उत्तर कितना हो जाएगा? 5/18। योग 15 है, महत्तम और लघुत्तम 3 5 15, 5/18, यही होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको जरा आप लोग सुधार लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 5/18। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, 2 वर्ष पहले मेरी कार का मूल्य 3,62,500 रुपए था। मूल्य में प्रतिवर्ष 2 वर्ष का हॉस होता है, तो अब इसका मूल्य क्या होगा? देखिए 2 वर्ष की जो वैल्यू होती है 2% की, वो कितनी होती है? 1/50, और कम हो रही है, मतलब मामला कितने का है? 50 से 49 का। अब आप देखिए कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की, मतलब मामला है 50 स्क्वायर से 49। अब देखिए 50 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 2500। 49 स्क्वायर की वैल्यू 4 चौके 16 और 8 24, 9 का पूरा केक, तो ये 2401। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3,62,500 रुपये। 1 2 1 2 5 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 25,
फिर 5 से काट दीजिए 1, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 55 25, मतलब मामला कितने का है 145 का। इसी 145 का आप यहाँ गुणा मार दीजिए। ये कुछ कुछ मामला आपको देख करके लग रहा होगा कि सियाही जैसा है, ठीक है। 145 का आप गुणा मार दीजिए। 145 का गुणा मारेंगे तो 45 तो आएगा ही, एक और बच जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 14 चौके 56 और 2 58, और 145 में 2 का गुणा करेंगे, ये 58 है, तो ये कितना हो जाएगा 290। अब आप जोड़ लीजिए, ये 45 एक इसके साथ जुड़ जाएगा तो 1, 0 में 8 जुड़ेगा 8, 9 और 5 14, 2 और 1 3, 3,48,145 रुपए दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए गुणा करने में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब भी गुणा ना बने आप इसको देखिए 145 से कम 145, 45 चूंकि यहाँ 0 है, 45 पूरा आ जाएगा, 1 हासिल चला गया। अब 145 में 4 का गुणा तो आपसे बनता नहीं, 4 का गुणा मार दीजिए। 4 पंचे 20, 4 चौके 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 1 5, ये 58 हासिल हो गया। और 145 में 2 का गुणा करेंगे 290। अब 45 का 45 एक 0 के साथ जुड़ के 1, ये 0 में 8 जुड़ गया 8, 9 और 5 14, 2 और 1 3, यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 22,352 रुपए। यदि कोई छूट नहीं दी जाती, मतलब जो अंकित मूल्य है उस पर ही सामान बेच दिया गया होता, तो दुकानदार को 25% का लाभ हो। मतलब पहले आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, फिर आपको बोल रहा है लाभ कब हुआ है उसको, जब सामान को उसने अंकित मूल्य पर दे दिया, मतलब लाभ नहीं लिया। तो पहले तो आपको अंकित मूल्य निकालना और वही अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बन जाएगा। अब देखिए 12% की छूट, इसका मतलब कितना होता है 88%, और 88% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 22,352। 11 से कटना चाहिए, 11 8 88, 11 दूनी 22, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, 11 3 33, 11 दूनी 22। अब इसको 8 से काट लेते हैं तो 8 एकम 8, ये 1% हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा 43, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, ये पूरा मामला हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका 100% निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 25,400 रुपए, ये विक्रय मूल्य। ये पहले कितना था, ये पहले था अंकित मूल्य, और अब ये क्या बन गया है विक्रय मूल्य। अब सामान को, मोबाइल को 25,400 रुपए में बेचा जा रहा है। अब 25,400 रुपए में बेचने पर उसे 25% का लाभ हो रहा है। 25% के लाभ का मतलब कितना होता है भाई 1/4, मतलब 4 का सामान बिक कितने में रहा है 5 में। सामान 4 का है, बिक कितने में रहा है 5 में, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर, और वैल्यू आपको निकालनी है 4 की। तो देखिए 5 25 भाग देंगे, 5 25 भाग ना पहुंचे लब्धे शून्य, 5 8 40, 5,080। ठीक है, इसी 5,080 का आप यहाँ गुणा मार दीजिए, तो 4 शून्य 0, 4 8 32, 4 पंचे 20, मतलब जो मोबाइल है वो खरीदा गया था 20,320 रुपए में, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, यहां पर 2-3 चीजें आप लोगों को समझने की है। पहली बात, 12% की छूट पर बेचा गया, मतलब मामला 88 का है। 88% पर सामान को बेचा जा रहा है, आपसे उसको अंकित मूल्य निकालना है। फिर सवाल में बोला कि अगर छूट न दी गई होती, मतलब जो अंकित मूल्य है उसी को उसने विक्रय मूल्य बना दिया। जब उसी को उसने विक्रय मूल्य बना दिया तो उसकी वैल्यू, उस पर लाभ उसको कितने का हो रहा है 25 का, और 25% की वैल्यू होती है 1/4, मतलब मामला 4 से 5 का है, और ये 5 की वैल्यू आपको दी गई है, 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। अब देखिए, एक दुकानदार अपने माल का 1/4 20%, अन्य 1/4 25%, अन्य 1/4 10%। देखिए 1/4 1/4 1/4, और फिर बाद में शेष बोल दिया, जो शेष बचेगा वो भी 1/4। मैंने आप लोगों को इसमें क्या बताया था, जब कभी भिन्न का मामला हो तो देखिए 1/4 1/4 1/4, मतलब ये टोटल कितना हो गया 4, तो ये 1, तो ये भी 1, तो ये भी 1, तो अब 4 एकम 4, मतलब शेष भी कितना है 4। अब यहां पर देखिए कि तीनों की वैल्यू क्या है, चारों की वैल्यू क्या है, समान है। और जब कभी भी मामला इस तरीके का होता है कि क्रय मूल्य समान हो तो लाभ और हानि को हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं। अब देखिए
अपने माल का 1/4 20 लाभ पर, तो ये तो धन 20 हो जाएगा। फिर कितना, अन्य 1/4 25 लाभ पर, मतलब फिर 25 का लाभ हो गया। और फिर अन्य 1/4 10 के लाभ पर, मतलब ये धन 10 हो गया। शेष 5 की हानि पर, मतलब ये माइनस। तो देखिए 45 10 55, 55 माइनस 5, मतलब टोटल कितना है 50। लेकिन ये कितने सामानों का है, 4 सामानों का। तो उत्तर कितना हो जाएगा 12.5%। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आप इसको लगाने के लिए ऐसे भी लगा सकते थे, 1 बराबर 1 गुणे कितना है 20, प्लस 1 गुणे कितना है 25, प्लस 1 गुणे कितना है 10, और प्लस 1 गुणे -5। तब भी करेंगे तो यही आएगा 50, और ये 4x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50/4, मतलब मामला हो जाएगा 12.5%। तो यह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी का मामला समान है। तो जहां क्रय मूल्य समान होता है वहां लाभ और हानि को हम सीधे सीधे जोड़ और घटा देते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से पहली का 28%, दूसरी के 64% के बराबर है। देखिए पहली को मैं मान लेता हूं x, दूसरी को मैं मान लेता हूं y। ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात कुछ है ही नहीं सवाल में, 64:28, 64:28 मतलब 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 16 और 7, 16:7 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात देखिए, x गुणे 28% बराबर है y गुणे 64। अब देखिए इसको काटेंगे तो यहां पे आ जाएगा 16, प्रतिशत भी कैंसिल, प्रतिशत से प्रतिशत भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे 4 सते 28, तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 16:7। सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल एक नजर आपको देखना था, दोनों ही संख्याएं 4 से कट रही हैं, तो आपको सीधा सीधा सवाल को लगा देना था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 4500 के अंकित मूल्य वाला एक कॉफी मेकर 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। काफी मूल्य का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रुपए में मामला दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को इसमें बताया था, जब भी 3 छूटें दी जाए प्रतिशत देकर अगर प्रतिशत पूछ रहा तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, a + b - ab/100। लेकिन अगर मामला रुपए में देकर के रुपए में पूछा जाता है तो सवाल को आप सीधे सीधे लगा दीजिए। देखिए 4500 रुपए का सामान था, 20 की छूट मिल गई, मतलब मामला कितने का हो गया 80। ठीक है, फिर 10 की छूट मिल गई, मतलब मामला कितने का हो गया 90 का, और फिर 5 की छूट मिल गई, मतलब मामला कितने का हो गया 95। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब देखिए 5 नमा 45, ये कितना हो जाएगा 20, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 5, और 19 पन्ना 95। देखिए 9 दूनी 18, 18 गुणे 9 गुणे 19, मामला ये है। अब 18 नहीं है, कितना होता है 162, और 162 में किसका गुणा करना है 19 का, 19 दूनी 38, 3 19 छक्का 144, और 3 147, 7 14, 19 कम 19 और 14 कितना हो जाएगा 33, उत्तर हो जाएगा 3378 है। क्या गड़बड़ हो गया, 5 नमा 45, अच्छा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ठीक तो है। 20 की छूट, 10 की छूट, 5 की छूट, 4500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 नमा 45, 20 पंचे 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 95। गड़बड़ है यार, 19 दूनी 38, फिर ये होगा क्या उत्तर 19 दूनी 38, 3 19 छक्का, अच्छा 114, 3 117 के 7 हासिल है 11, ये सॉरी, उत्तर कितना हो जाएगा 3078। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 12,500 से बढ़कर 15,000 हो गई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सवाल यहीं लग जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2,500। तो जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई है, वृद्धि हुई है 2,500, कितने पर 12,500 कर, और प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए वृद्धि प्रतिशत आपसे पूछ।
1 2 1 2, 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, उत्तर हो जाएगा 20% दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे बोल रहा है एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर सकती है। धारा की चाल 4.5 है, तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। समय की बात हो रही है। देखिए यहां पर जो नाव की चाल है उसको हम x मानते हैं, ये दी गई है 15.5। ठीक है, और जो y है वो आपको दी गई है 4. अब एक उसमें आपको आया होगा टाइम बराबर होता है, पहला है डिस्टेंस, ये है धारा की दिशा में, और दूसरा है डिस्टेंस और ये है धारा की विपरीत दिशा में। यहां पहले इसको निकाल लो, x प्लस वाई बराबर 15 4 19, 19 और 1 20, और x माइनस वाई बराबर 15 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 11। ये आपने निकाल लिया। अब देखिए टाइम आपको निकाल, पहली जो डिस्टेंस है जो धारा की दिशा में है वो कितनी है 76, तो 76 बटे कितना हो जाएगा 20, प्लस दूसरी कितनी है 104.5 बटे, ये आपका सवाल है। देखिए 2 दाहम 20 और 38 दूनी 76, मतलब यहां तो हो जाएगा 3.8 प्लस 11 नहीं 99, 5 बचेगा, 11 5 55, ये हो जाएगा 9.5। तो टोटल कितना 8 5 13, 9 3 12, 12 और 1 13, 13. ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे तो दिया नहीं है, तो अब ऐसे नहीं दिया तो ये 0.3 को बदलना है। तो घंटे को मिनट बनाना है तो किसका गुणा होगा 3 गुणे कितना हो जाएगा 60, तो 6 तिरिक 18, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका 13 घंटे और 18 मिनट। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है आपको ऑप्शन पर। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल एक मामला यह है, घंटे को जब भी आप मिनट में बनाओगे 0.3 घंटा था, मतलब 0.3 में मुझे 60 का गुणा करना है, 0 से 0 कैंसिल, 6 और 3 18, और 13 घंटे आपको पूरे पूरे दिए गए थे, तो उत्तर हो जाएगा 13 घंटे। यही आपके सवाल का जवाब था। बाकी के जो तरीका है वो तरीका तो आप इसके पहले भी 1 2 सवालों में देख ही चुके हो। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 80,000 रुपए के बिल पर लागू, बिल पर दी गई 15% की छूट तथा 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब कभी भी ऐसा हो कि a प्लस बी का मान समग्र छूट के बराबर होता है, जैसे यहां देखिए अगर मैं 10 और 5 को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 15 के बराबर, तो वास्तव में पूरा मामला कितना बचेगा AB/100, मतलब 10 गुणे 5 बटे 100। ठीक है, तो 10 बना 50, 50 दूनी 100, मतलब उत्तर कितना है 1/2%। 80,000 पर, तो अब 80,000 का 1/2% 100 हो गया, 1 2 1 2 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 400 रुपए। यही आपके जवाब है। अब यहां पर एक बात जो समझने की, देखिए यहां 1% की वैल्यू 800 है, तो आधा % की वैल्यू 400 होगी, सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है। अब यह अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा कि AB/100, देखिए यहां पर जो फॉर्मूला होता है 2 का, वो होता है A प्लस बी माइनस AB/100। ठीक है, अब A की वैल्यू दी गई है 10, इसकी दी गई है 5, और माइनस कितना है ये 10 गुणे 5 बटे 10 100 और 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 1/2। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर, पहले ही 15 दी गई है, अब इसको अगर आप घटा दोगे तो 15 माइनस 15 प्लस 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब डिफरेंस आएगा केवल 1/2% का। ये चीज मैंने आप लोगों को बार बार बताई है कि अगर इन दोनों का सम इसके बराबर है तो जो डिफरेंस है वो इन दोनों का मल्टीपल बटे 100 के बराबर होगा। ठीक है, तो 50/2 आप देखकर ही सवाल को बता सकते थे कि उत्तर कितना है 400। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 3 घंटियां एक साथ बजनी शुरू होती हैं, 8 सेकंड 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है 30 मिनट में। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कभी इसमें सवाल में पूछता है 30 मिनट में, कभी बोलेगा 8 बजे एक साथ बजी, 8:30 बजे तक वो कितनी बार बजेंगी, कभी बोलेगा 8 बजे एक साथ बजी, 8 और 8:30 के बीच में कितनी बार बजेगी, कभी सवाल में बोलता 8 बजे एक साथ बजी, ठीक है, 8:30 बजे
के पहले वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। 3 तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सवाल जब रहता है, ये दिया हुआ 8, 10 और 12, निकालना क्या होता है हमें इसका। सबसे बड़ी संख्या तो 12 ही है, 2 दूनी 4 यानी 12, 8 बनाना है तो 2 का गुणा और 10 बनाना है तो 5 का गुणा, तो ये 10 और 2 दूनी 4 यानी 12, मतलब मामला हो जाएगा 120 सेकंड का। ये भी मिनट में दिया हुआ है, बजे भी ये चूंकि ये मिनट में दिया हुआ है, इसको भी आप मिनट में बदल दीजिए, मतलब जो घड़ियां हैं वो घंटियां हैं वो 2 मिनट में एक बार साथ में बजेंगी। अब मामला कितना है, 30/2, मतलब कितना हो जाएगा ये 15 बार, लेकिन ये वास्तव में 15 बार नहीं होगा, ये एक बार और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 16 बार। अब ये जो एक जुड़ा है, ये आपकी जो 30 मिनट है, 30 मिनट उस जगह से स्टार्ट होगा जहां पर ये तीनों घड़ियां एक साथ, तीनों घंटियां एक साथ बज चुकी हैं, फिर ये बजती हुई चली जाएंगी और यहां पर ये बजेंगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते, जैसे मान लीजिए मेरे से 10 मिनट में पूछा होता, ठीक है। मान लीजिए 8 बजे बजी, फिर 8 2 पे बजेंगी, फिर 8 4 पे बजेंगी, फिर 8 6 पे बजेंगी, फिर 8 8 पे बजेंगी और फिर 8 10 पे बजेंगी। अब देखिए, अगर ये 10 मिनट का मामला होता तो 10/2 बराबर कितना कर देते आप 5, लेकिन यहां आप गिन लीजिए ये 6 बार है, 1 2 3 4 5 और 6। क्यों? क्योंकि यहां 8 बजे हमको बाउंड्री लाइन निर्धारित करनी पड़ेगी, मतलब 30 मिनट जब कभी भी आप लोगे, मतलब वहां पर जहां से ये शुरू हुआ है मामला, वहां पर घंटी एक साथ बज चुकी है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आता है, हमेशा एक जोड़ करके उत्तर करेंगे और उत्तर हो जाएगा 16 बार, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 0.09 और का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था √AB, जहां पर A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है। सीधा सीधा सवाल है, 16 कितना 64 और 9, 64 8 8 तिरिक 24, देखिए 0.09 और गुणे 0.64, इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.3, इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.8, गुणा कर देंगे तो 8 तिरिक 24, 1.1 उत्तर हो जाएगा 0.24, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़िया सवाल है, सरल सवाल है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, राकेश एक काम को 45 दिनों में, मनोज उसी काम को 90 दिनों में, समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और काम कौन शुरू करता है, राकेश। जब कभी भी बारी बारी का काम आता है, बहुत सारे सवाल आप लोग देख चुके हो, बारी बारी का काम जब भी आता है वहां मतलब ये कि अगर दोनों मिलकर के 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, इसका मतलब अब दोनों मिलकर के 5 काम करेंगे 2 दिनों में, ठीक है। यहां देखिए राकेश और दूसरा आदमी कौन है, मनोज। देखिए राकेश और मनोज, ये कितने दिन में कर रहा है 45, ये कितने दिन में कर रहा है 90, ये आपको टाइम दिया गया है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 90, मतलब इसकी इफिशियंसी 2 है, इसकी 1 है, तो राकेश प्लस मनोज का जब मामला आएगा तो ये मिला करके हो जाएगा 3, और 3 काम अब कितने दिनों में होगा, 2 दिनों में होगा, और इसको हम मान लेते हैं 1 यूनिट। अब इसी 3 काम को 90 में आप भाग दे दीजिए, 90 में जब आप 3 काम का भाग दोगे तो 30 त्याई 90 पूरा पूरा कट रहा है, मतलब पूरा मामला कितना हो गया 30 यूनिट, और 30 यूनिट का मतलब हुआ 30 गुणे 2, मतलब उत्तर हो जाएगा 60 घंटे दिया है, दिन दिया 60, ठीक है। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। अब इस चीज का जो राकेश काम शुरू करता है, इस चीज का उपयोग कब होता है, अगर यहां पर कोई शेष बचा होता, लेकिन हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना है 0 है, इसलिए इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सरल सवाल कहा जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, और r की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है 14, आप फॉर्मूले में रख दीजिए, कितना हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू 14 है तो 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 14 चौके 56, तो 56 गुणे 22, 6 दूनी 12, 6 5 11, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, ये 2 ये 3 ये 12, उत्तर हो जाएगा 1232, दिया गया है आपको ऑप्शन पर 1, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं है। हाँ,
अगर यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, देखिए गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अर्धगोले में जब वक्र पृष्ठ की बात होती है तो हम केवल इसकी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही संपूर्ण पृष्ठ का मामला आता है उसमें ये वाली चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है और जो इसकी वैल्यू है ये होती है पाई आर स्क्वायर के। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर मिला करके 3 पाई आर स्क्वायर बना देते। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है सिद्धू एक कॉलेज में दाखिल होना चाहता है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए 10 में से 9, ठीक है, और शिक्षण के लिए 10 में से 8 की रेटिंग प्राप्त करता है। अपनी आवश्यकता के आधार पर सिद्धू कैंपस प्लेसमेंट के लिए 55% और शिक्षण के लिए 45% महत्व देता है। कॉलेज की अंतिम रैंकिंग 10 में से क्या है सिद्धू के हिसाब से? ठीक है, अब यहां पर आप एक बात देखिए, ये सवाल शायद इसके पहले भी आ चुका है। देखिए अगर मैं कैंपस प्लेसमेंट की बात करूं, मतलब मैं बात करूं किसकी? प्लेसमेंट। रैंकिंग कितनी है? 9। सिद्धू को चाहिए कितना है? 55%। मतलब कितना हो जाएगा? 9 पना 45, 9 पना 45 और 4 49, 4.95। तो यहां मिल गया। अब दूसरा उसका क्या था कैंपस प्लेसमेंट के अलावा? शिक्षण। शिक्षण में रैंकिंग कितनी है? 8। सिद्धू को चाहिए कितनी है? 45%। तो 45% चाहिए तो 8 पंचे 40, 8 चौके 32 और 4 36, ये हो गया। तो इन ऑल टोटल कितना हो गया? 5 9 6 15, 4 3 7 और 1 8, 8.55 उसकी ओवरऑल रैंकिंग है सिद्धू के हिसाब से। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। यह सवाल शायद एक बार ऑटोमोबाइल के हिसाब से आया हुआ था, कार के लिए पूछा गया था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। राजू एक काम को 10 घंटे में, राम उसी काम को 15 घंटे में एक साथ मिलेंगे तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखिए कितना सरल सवाल दे दिया। देखिए राम कितने घंटे में? 10 नहीं, राजू 10 है, राजू 10 और राम ये टाइम दिया हुआ है। 10 और 15 का जो एलसीएम है कितना हो जाएगा? 30। मतलब इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2। तो अब राजू और राम दोनों मिल करके करेंगे तो 3 2 5, तो कितना हो जाएगा? 30/5। मतलब उत्तर हो जाएगा 6 घंटे। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? 4096 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन वाले घन की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर, और उसका जो आयतन होता है a क्यूब, और a क्यूब की वैल्यू 4096 दी गई। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ करके एक नया ठोस बनाया जाता है। नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब 3 घन थे जो बराबर बराबर थे, उन तीनों को आपस में जोड़ करके रख दिया गया है। और अब आपसे बना करके तो तीनों घनों को जोड़ करके रख दोगे तो क्या बन जाएगा? घनाभ, और उसका वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए सबसे पहला काम, आयतन। आयतन होता कितना है? a क्यूब, और a क्यूब की वैल्यू दी गई है 4096। मतलब अगर मुझे भुजा निकालनी है तो इसका मुझे क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 4096। इकाई अंक 6 है, मतलब क्यूब रूट का भी 6 होगा। 3 अंक छोड़ दिया, बचा कितना? 4। कितना हो जाएगा? 1। मतलब a बराबर कितना है? 16। मतलब जिस घन की बात ये कर रहे हैं उस घन की भुजा 16 है। अब देखिए 3 घन रख दिए गए, ये घन भी, ये घन भी, और अब देखिए ये भी 16 है, ये भी 16 है। मतलब अब जो घनाभ बना है, जो घनाभ बना है, घनाभ की जो लंबाई है L, वो कितनी हो जाएगी? 16 तिया 48। ठीक है, जो चौड़ाई है, चौड़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब H, मतलब सॉरी B जो है वो अभी भी कितनी रहेगी? 16। और जो ऊंचाई है H, ये भी अभी भी कितनी रहेगी? ठीक है, अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं? घनाभ की। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है? 2LB प्लस BH प्लस, ठीक है, मतलब LB मतलब 48 गुणे 16, 2 48 गुणे 16 प्लस BH मतलब 16 गुणे 16, और LH का मतलब 48 गुणे 16। अब देखिए ये 2 बार है, 16 अट्ठे 128, 16 चौके 64, 64 और 12 76, 768 गुणे 2।
और प्लस कितना हो जाएगा 2, पूरे पे कितने का गुना करना है 2। देखिए 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 सत्ते 14 और 1 15, 1536 प्लस 256, 6 6 12, 5 3 8 1 9, 15 और 2 17 और गुणे किसका करना है 2, तो 2 दूनी 4, 2 नाई 18 और 17 दूनी 34 और 1 35, उत्तर हो जाएगा 3584 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। देखिए यहां पर एक सवाल ऐसे थे, इसके पहले भी आ चुका है, जब कभी भी घनों को जोड़ा जाएगा, 3 घन हो 4 घन हो 5 घन हो, ज्यादातर सवाल में आपको भुजा दी गई होती। यहां पर उसने एक चीज थोड़ा सा और घुमाया, उसने घुमाया क्या, भुजा ना दे करके उसने आयतन दे दिया, मतलब भुजा आपको खुद निकालनी थी। अब 3 घनों को जब आप जोड़ोगे तो 3 घने लंबाई में तो जुड़ जाएंगे, लेकिन उनकी जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो नहीं बदलेगी। और घन जब 3 तो जुड़ जाएंगे तो उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग हो चुकी है, तो ये क्या बन गया घनाभ। और घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, और उसके अकॉर्डिंग आप सवाल में फॉर्मूले में जो है आप पेस्ट कर दीजिए वैल्यू को, उत्तर आपके सामने आएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले, गोले S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले S2 के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 800% अधिक है। अधिक है 800%, 800% नहीं है, अधिक है। गोले S2 का आयतन गोले S1 से x% कम है, तो प्रतिशत के संदर्भ में x का मान। क्या बात है। देखिए अब मैं आपको 2-3 बातें समझाना चाहूंगा। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब मैं बात करता हूं तो ये होता है, गोले की बात हो रही है, तो 4πr, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। पूरा मामला यहां पर स्क्वायर का है, मतलब अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है तो उसका आप अगर स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो त्रिज्या निकलेगी, क्योंकि 4π और 4π, जब दो गोलों की बात की जाएगी तो 4π और 4π, जैसे मान लीजिए मैं इसको ले रहा हूं 4πr1 स्क्वायर, तो दूसरे को भी मैं क्या लूंगा 4πr2 स्क्वायर, 4π से 4π तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो मामला बचेगा वो बचेगा r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर का। तो जब r1 इस टू r2 आप निकालोगे तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा मामला। अब आप देखिए आपको बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, गोले S2 का आयतन। जब आयतन की बात होती है तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई r1 क्यूब, और इसका भी कितना हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। अब r1 r2 आप निकाल चुके, उसका क्यूब कर दोगे तो मामला किस में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, बात कर रहा है S1 और S2 की, ठीक है। देखिए S1 और S2 ये है मामला। अब अगर ये 100 है तो इससे 800% अधिक, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया मामला, ये रेशियो है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब मामला कितना है 9:2, ठीक है। तो यहां अगर मैं त्रिज्याओं की बात करूं R1 और R2 की, ये बात किसकी हो रही थी पृष्ठ क्षेत्र, तो ये कितना हो जाएगा R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा √9, मतलब ये कितना हो जाएगा 3:2। अब अगर मैं आयतन की बात करूंगा तो आयतन में मुझे क्या निकालना पड़ेगा r1 क्यूब और r2 क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 3 की घाते 3, 1 की घाते 3, मतलब मामला है 27 का और 1। अब आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, गोले S2 का आयतन गोले S1 के आयतन से, S1 के आयतन से, ये S1 है, ये 27 और ये कितना है 1 है। कमी कितने की हो रही है 26, कम 26 कम है कितने में 27 में, मतलब 26/27 गुणे कितना 100, मतलब 100% से थोड़ा सा कम। देखिए 2.68 है, 3.70 है, 80 है, यही होगा। तो देखिए इतना सारा उसने करा लिया तो उसने ऑप्शन बहुत ही खूबसूरत दे दिए। अगर ये 27/27 हो जाएगा था तो उत्तर कितना आता 100%, 26/27 है, मतलब 100% से जरा सा कम, 100% से जरा सा कम, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन है, सोहन ने भविष्य के लिए 6,250 रुपए का निवेश किया, 5 वर्ष बाद, बाप रे, 5 वर्ष बाद 15,552 रुपए प्राप्त हुए, ब्याज चक्रवृद्धि है, ये तो और ज्यादा बवाल है। ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। अब हमें थोड़े से ऑप्शंस का भी सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि मामला 5 साल का है। देखिए
पहले तो मैं इसको देख लेता हूं। 15% का मतलब कितना होता है? 3/20, मतलब मामला होना चाहिए 20 और 23 का, अगर दर 15% है तो। ठीक है। दूसरा 20%, 20% का मामला होता है 1/5, मतलब ये मामला है 5 से 6 का। 10% कितना है? 1/10, मतलब ये मामला है 10 से 11 का। 18% का मामला है 9/50, मतलब ये मामला है 50 से 59 का, और सभी में घाते 5 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये होना चाहिए। अब जो मूलधन आपको दिया गया है, मूलधन और मिश्र धन, ध्यान रखिएगा, घात किसकी लगेगी? 5 की। 6250 है और ये कितना है? 15,500। यहां से मामला यहां तक पहुंचा है। अब ये कटेगा किससे? 2 से कट रहा है। 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 25 दूनी 50, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12। ठीक है। अब मुझे ये मामला किसका दिखेगा? 3125। ये तो मुझे पता है कि ये होता है 5 की घात। ठीक है, 5 और 6 का मामला केवल इसमें, मतलब उत्तर तो मेरा ये। ठीक है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहो तो ये 6 की घाते 5 और 6 की घाते 4 बराबर कितना होता है? 6 की घाते 4 बराबर होता है 1296। तो 6 की घाते 5 बराबर कितना हो जाएगा? 1296 गुणे 6, 6 6 हम 36, 6 नहीं 54, 3 57, 5 6 दूनी 12, 5 17, 6 कम 6 और 1 7, मतलब मामला सही है। मतलब पूरी कहानी है 5 से 6 की, मतलब ब्याज कितना है? 1। तो दर कितनी हो जाएगी? 1/5 गुणे 100, उत्तर कितना आ जाएगा? 20%। तो वो आप टिक कर चुके हो। देखिए, अब यहां पर मैं पूरा सवाल मैंने लगाया क्यों नहीं। अब अगर आप इसका गुणनखंड करने के लिए जाओगे 7776 का, तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो क्यों ना हम ऑप्शंस पर ही एक नजर डाल लें। यहां देखिए 5 की घाते, मुझे 5 की घाते 5, मतलब घाते 5 बनानी पड़ेगी, चूंकि मामला 5 वर्ष का है। तो 5 की घात अगर मुझे बनानी है तो क्यों ना मैं ऑप्शंस में ही देख लूं कि किसमें ये 5 की घात बन सकता है। मेरा मामला 3125 आया, मतलब ये 5 की घाते 5 है और ये किसी में, यहां 0 है तो यहां 0 आना चाहिए था, है ही नहीं। यहां 0 है, 0 आना चाहिए था, है ही नहीं। यहां 0 है, 0 आना चाहिए था ही नहीं। मतलब उत्तर तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 की घाते 5 से मामला कितने का हुआ? 6 का। मतलब दर कितनी है मेरी? 20%। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 10 AM को बंबई से छूटती है। 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक अन्य ट्रेन 12 PM को उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। बंबई से कितनी दूरी पर वह एक साथ होंगी? एक साथ होंगी या कितनी दूरी पर वो मिलेंगी? सवाल को आप कुछ भी कह सकते हो। देखिए, एक ट्रेन यहां से चलती है, ये चल रही है 10 AM। दूसरी ट्रेन फिर यहीं से चलती है और ये चल रही है 12 AM। और मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर के ये दो, तो यहां पर समान क्या है? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के सवाल में मैंने आप लोगों को बताया था 3/4 सवाल ऐसे होते हैं जो केवल 2 ही जगह से पूछे जाते हैं, या तो दूरी समान होगी और या तो समय समान। अब यहां पर हमारी क्या है? ये भी यहीं से चली है, ये भी यहीं से चली है, मतलब मामला क्या है? दूरी समान। और जब दूरी समान होती है तो चाल और समय का अनुपात क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट। अब देख लीजिए, चाल जो आपको दी गई है, चाल स्पीड पहले की दी गई है कितनी? 65, और दूसरे की दी गई है कितनी? 76। कटेगा तो है ही नहीं, डाटा कैसा दे दिया इसने? 65 और 76। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मामला तो यही है। ये समय, टाइम कितना हो जाएगा? 76 और 65। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 11 का। सवाल में 10 AM से 12 AM, मतलब 11 बराबर कितना है? 2 घंटे। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2/। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कितनी दूरी पर? तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल और गुणे समय। समय यहां कितना लग जाएगा? 73 गुणे 2/, ये हो जाएगा मामला। ठीक है। अब चाल कितनी है? 65 गुणे समय कितना है? 73 गुणे 2/, कितना? 11। भारी कैलकुलेशन है ये तो। देखिए, यहां पर भी पूरा पूरा है, यहां पर भी पूरा पूरा है, यहां पर भी पूरा पूरा है। उत्तर तो मेरा यही हो। अब उत्तर ये मेरा क्यों होगा?
अब आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन सवाल एग्जाम के टाइम पे आपको इसको टिक कर देना है। क्यों? क्योंकि यहां पर भाग पूरा पूरा तो जा ही नहीं रहा। अब पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उत्तर दशमलव में आने वाला, और बाकी के 3 में उसने दशमलव नहीं दिए। ठीक है, अब अगर मैं इस सवाल को लगाऊं तो देखो 65 दूनी 130, 76 गुणे 13, 13 छंग 78, 13 सते 91 और 7 98, 9880। भाग काहे से देना है? 11 से। 11 8 88, 10 आ जाएगा 108, 11 नहीं आ 99, कितना बचेगा ये? 9 90, 11 8 88, फिर कितना आ जाएगा? 2.0, 11 कम 11, कितना आ जाएगा? 9 0, 11 8 88, 898.18, 898.1। ठीक है, सवाल को लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि बाकी के 3 डाटा बिल्कुल क्लियर दिए हुए थे। ये एकमात्र डाटा ऐसा था जो दशमलव में था, और हमें ये दिख रहा है कि यहां पर भाग नहीं जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। साथियों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर बहुत ही बढ़िया कहा जाए, क्योंकि 2-3 सवाल उसने आपको ऐसे दिए जहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। और दूसरी बात, इस पर्टिकुलर पेपर में ऐसा था जहां पर उसने ऑप्शंस को देखना सिखाया है। मतलब आप पूरा सवाल ना हल करके केवल ऑप्शंस को देख करके आप सवाल से कैसे निकल सकते हैं, यह इस पेपर में सिखाया गया है। क्योंकि ऑप्शंस को उसने बहुत क्लोजली नहीं दिया हुआ था, ना तो मामला चाहे वो घन वाला रहा हो, चाहे वो मामला भी हमारा टाइम डिस्टेंस और स्पीड वाला जो आखिरी वाला सवाल रहा हो, और इसके पहले भी एक सवाल जिसमें परसेंटेज का मामला था वो वाला रहा हो। मतलब ये तीनों सवाल ऐसे थे जहां पर आपको प्रतिशत, और एसएससी में एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको लगभग 25% सवाल इसी टाइप के मिलते हैं, जहां पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के और ऑप्शंस को नजर में रख करके चलें तो सवालों को बगैर कैलकुलेट किए भी आंसर को टिक किया जा सकता है। वो चीज आज यहां पर देखने के लिए मिली। निश्चित तौर पर पेपर का लेवल एक स्टेज ऊपर चला है, लेकिन उसने कंपनसेट भी किया, कुछ सवाल बहुत इजी दे दिए। और इससे क्या होता है, जिन सवालों में ज्यादा टाइम लगने वाला होता है उस टाइम को वो इजी सवालों के माध्यम से कंपनसेट। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।